नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं मैं ज़्यादातर 3 प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस करता हूँ। पहला यंग यंग ग्रेजुएट्स जो अभी जॉब ढूँढना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो फ्रेशर जिन्होंने अभी-अभी कंपनी में जॉब चालू की है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरा, न्यू स्टार्टअप्स। आज का टॉपिक स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ओपन भी होते हैं, लेकिन उसी स्पीड से क्लोज़ भी हो जाते हैं। तो इसके पीछे कुछ मेजर रीज़न्स होते हैं। आज मैं वो रीज़न्स हाइलाइट करना चाहता हूँ। तो यदि इन रीज़न में से आपका भी कोई ऐसा रीज़न है जिसके कारण आपको अपना बिज़नेस ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रॉब्लम डालिए। मैं पर्सनली इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। यदि प्रॉब्लम्स कॉमन है, आई विल क्रिएट अ लार्ज वीडियो, अ डिटेल्ड वीडियो फॉर दैट। सबसे पहला प्रॉब्लम है मार्केट रिसर्च। स्टार्टअप्स एक अपनी गट फीलिंग पे या फिर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च नहीं कर पाते। वहाँ पे वो काफ़ी गलती कर जाते हैं। और जब वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, तो उन्हें शायद ये फ़ील होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन या तो बहुत ज़्यादा है, या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें काफ़ी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। या तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट, और इनोवेटिव प्रोडक्ट को स्टार्ट होने में, मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यदि आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको ज़रा देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब आपके प्रोडक्ट को लोग समझ नहीं पा रहे। यदि आपको मार्केट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन आप उसे ठीक से क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में या तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, या आप अपने उस मार्केट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को ठीक से समझ नहीं पाए। दूसरी मेजर प्रॉब्लम होती है इंडिपेंडेंट सेल्स स्ट्रेटजी। आपकी हर बिज़नेस की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई डायरेक्ट बिज़नेस करता है, कोई बी2बी करता है, कोई बी2सी करता है, या फिर कोई चैनल के थ्रू बिज़नेस करता है, या फिर कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस करता है। आपकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या है? ये डिफाइन करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यदि आप उसमें फेल हो रहे हैं, या फिर कोई गलत स्ट्रेटजी आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपको काफ़ी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपना फंड, जो कि स्टार्टअप्स के पास काफ़ी लिमिटेड होता है, आप गलत जगह वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा मेजर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया है, वो है लिमिटेड सेल्स टैलेंट। आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, आपके मार्केट रिसर्च भी आपने कर ली है, लेकिन समहाउ आपका सेल्स टैलेंट जो है, वो आपकी प्रोडक्ट को की वैल्यू को आपके प्रोस्पेक्ट के सामने ठीक से रख नहीं पा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया हो और वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट के साथ फाइट कर रहा हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है, जो इनोवेशन आपने उसमें डाला है, वो मैसेज सही तरीके से आपके कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में आप अक्सर ऐसी जगह फँस जाते हैं जहाँ पे आपको अपने प्राइस कम करने पड़ जाते हैं, या फिर आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज़ देनी पड़ती है। और जब इस तरह की प्रोसेस होती है, इसका मतलब आपकी कंपनी में एक सेल्स टैलेंट का की लिमिटेशंस है। ऑब्वियसली बीइंग अ ओनर, बीइंग अ एमडी, बीइंग अ फाउंडर, आप हर सेल्स कॉल पे नहीं जा सकते। उस कंडीशन के लिए आपको एक सेल्स टैलेंटेड टीम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी सेल्स साइकिल काफ़ी लॉन्ग है। जब मैं बोलता हूँ सेल्स साइकिल, मतलब कस्टमर एंगेजमेंट का पहला मेल, जब कस्टमर आपको इंक्वायरी भेजता है, उस इंक्वायरी से लेके पीओ हाथ में आने तक पूरा सेल्स साइकिल में कितना टाइम लगता है? क्या वो सेल्स साइकिल 1 महीने का है, 2 महीने का है, 6 महीने का है? यदि ये सेल्स साइकिल ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में आ सकती है। क्योंकि आपका जो रोटेशन है मनी का, वो कहीं न कहीं आपका अटक जाता है। क्योंकि हो सकता है इस 6 महीने में आप बिज़नेस क्लोज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने करने चाहिए। यदि आप हर महीने में 1 सेल्स क्लोज़ करते हैं और हर 6 महीने में 1 सेल्स क्लोज़ करते हैं, मतलब आपका ऑर्डर का रोटेशन कम है। या तो आप 1 महीने में 1 सेल्स को क्लोज़ कीजिए, या 6 महीने में 6 सेल्स क्लोज़ कीजिए। आपको ऑर्डर्स का रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको पर्याप्त फ़नल होने की ज़रूरत है।
मैं ये नहीं कह रहा कि एक प्रोडक्ट जो जिसको समझने में मार्केट में लोगों को 6 महीने लगेंगे, उसे 1 महीने में समझा दो, नहीं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास इतने प्रोस्पेक्ट होने चाहिए कि 6 महीने में आपके पास 6 डील्स क्लोज़ हो, 6 न्यू लोगोस आपकी क्लोज़ हो। इसके अलावा एक और मेजर इश्यू आता है ट्रस्ट एंड कैपेबिलिटी का। मार्केट में बीइंग अ स्टार्टअप, लोग आपके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। वो अक्सर आपसे ये पूछते हैं कि आपने प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है? या फिर आपके और कौन-कौन से कस्टमर्स, क्या आप मुझे उनके रेफरेंसेस दे सकते हैं? वो अक्सर आपकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। कई बार आपको अपने प्रोडक्ट का पीओसी भी करना होता है। इवन दो पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनका कॉन्सेप्ट नया हो। लेकिन लोग फिर भी आपसे पीओसीज़ की डिमांड करेंगे। लोग फिर भी आपसे ट्रायल्स की माँग करेंगे। हो सकता है कई बार वो आपसे फ्री ट्रायल्स की भी डिमांड करें। यदि आपके पास साथ में ये इश्यू है, तो इस इश्यू का भी सॉल्यूशन है। यदि आपके पास ये प्रॉब्लम है, कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़िए, आई विल रिप्लाई टू यू। एक और मेजर प्रॉब्लम होती है हाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उससे प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। फॉर द एग्ज़ाम्पल, आपने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिसकी टोटल स्पॉन्सरशिप फीस आपने कुछ 4 लाख, 5 लाख रुपए पे की। वहाँ से आपको 10 लीड्स निकली। 10 लीड्स में से शायद आपका एक भी क्लोज़ ना हुआ हो और शायद एक क्लोज़ हुआ और वो बिज़नेस हो सकता है आपका करीब लेट्स से 20 से 25 से और 30 लाख का क्लोज़ हुआ। लेकिन उस 30 लाख के बिज़नेस को एक्वायर करने के लिए आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़े। या फिर आपने एक सेल्स मैनेजर हायर किया हुआ है, जिसको आप लगभग साल के 12 से 13 लाख रुपए पे करते हैं और वो साल में आपको 1 से 2 करोड़ रुपए का बिज़नेस देता है। तो उसकी कॉस्ट मिला के, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट मिला के, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट मिला के, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है, काफ़ी बढ़ जाता है। यदि ये प्रॉब्लम आपके पास है, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रोडक्ट जब मैच्योर हो जाता है, मार्केट में उसका नाम हो जाता है, तो उसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रेफरेंस, आपको मार्केट में रेफरेंसेस कितने मिल रहे हैं, ये दिखाता है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है। यदि कस्टमर्स आपको रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का। यू नीड टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी रेफरल बिजनेस यू हैव क्लोज्ड लास्ट ईयर। यदि इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ा एरिया, ग्रे एरिया पीछे छोड़ रहे हैं। आपको ये सवाल आपको अपने मैनेजर से, अपने आप से पूछना चाहिए कि आपको लास्ट ईयर कितना रेफरल बिजनेस मिला। यदि ये रेफरेंस बिजनेस अच्छा है, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। यदि आपका रेफरेंस बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, तो फिर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फिर से चेंज करनी पड़ेगी। एक और बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि स्टार्टअप्स को अक्सर बिग जायंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। यदि एक कोई कंपनी एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके जाती है, जो कि एज इक्वल एज स्टेबल प्रोडक्ट की ही तरह है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट की तरह है, लोग उन्हें कंपेयर करते उस कंपनी की तरह। आपका कॉम्पिटिटर जो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट ही बेच रहा है, लेकिन वो मार्केट में पिछले 20 साल से है और वो काफ़ी बड़ा है, मार्केट में उसका नाम भी है। लोग आपको अक्सर उससे कंपेयर करेंगे और जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे डील करना है। क्योंकि भले वो मार्केट में पुराना है, भले वो बड़ा वेंडर है, लेकिन आपके पास भी कुछ एडवांटेजेस हैं। आपको उन एडवांटेजेस को यूज़ करना आना चाहिए, ताकि आप उस बड़े कॉम्पिटिटर्स के सामने छोटे ना रह जाएँ। इसके अलावा एक और चैलेंज जो मैंने देखा है, वो है इनकंसिस्टेंसी इन सेल्स। आपकी सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है।
यदि आप अपने मैनेजर्स को बोलेंगे कि मुझे अगले 3 साल का प्रोजेक्शन दीजिए, तो बोलेंगे सर 3 साल का छोड़िए, मैं 1 साल का नहीं दे सकता आपको। यदि आप अपने फाइनेंस टीम को बोलेंगे कि मंथ ऑन मंथ हमारी कितनी सेल्स हो रही है और कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या मुझे अगले 3 साल का प्रोजेक्शन दे सकते हैं? तो वो शायद आपको ना दे पाएँ, क्योंकि आपके सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप किसी 1 महीने तो अच्छा बिज़नेस करते हैं, किसी 1 मही और फिर 2-3 महीने के लिए कुछ बिज़नेस नहीं होता। सीज़नल बिज़नेस मैं समझता हूँ, यदि आपका प्रोडक्ट सीज़नल प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन यदि ये प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट है, जो ऑल सीज़न प्रोडक्ट है, उस कंडीशन में आपकी सेल्स की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बिज़नेस का रन रेट डिफाइन करता है आपकी बैलेंस शीट को। और इन द लॉन्गर रन यदि आप 5 साल, 10 साल के बाद कंपनी को जब पब्लिक लेके जाने का प्लान करते हैं, तब आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आपकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो, आपके बिज़नेस भी क्लोज़ हो रहे हैं, आपकी सेल्स साइकिल भी लंबी नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्केलेबिलिटी। आप अपने सेल्स को उतना स्केबल नहीं कर पा रहे हैं। आप पिछले 2 साल से, 3 साल से लगभग उतना ही बिज़नेस कर रहे हैं। हो सकता है 2%, 3%, 5% की ग्रोथ आप रजिस्टर कर रहे हो, लेकिन क्या वो स्केलेबल स बिज़नेस है आपके लिए? शुरुआत में तो जब आपने बिज़नेस चालू किया था, तो हर साल लगभग 25 से 30 या 40% की ग्रोथ बुक कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 या 3 साल से आप सिर्फ 5% या 7% या कई बार 2% की ग्रोथ पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यदि ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे है, तो आपको इसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा और प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करके आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम यदि आप फेस कर रहे हैं अपने स्टार्टअप में, लीव योर कमेंट बिलो। आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। थैंक यू।